स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, जैसा कि हमारे क्लास 10th का यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम देख लेते हैं हमारे यूनिट 4 के जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन आंसर्स है वो हम देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आंसर जो है वो लगभग आपका 12 to 15 मार्क्स का होता है। एमसीक्यूज जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं। हमारा जो फोर्थ यूनिट है वो एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इट मीन्स किशोरावस्था, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, टीनेजर जिसको बोलते हैं, तो वो वाले एज में क्या होता है, बच्चों में बहुत सारे थॉट्स, एकदम बोलते तूफान की अवस्था बोलते हैं उसको, बहुत थॉट आ रहे होते हैं। सो एडोलेसेंस इट मीन्स किशोरावस्था, युवावस्था। ठीक है, सो देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट चैप्टर क्रीम। सो रीडिंग ए, स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। स्वामी को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया बाय आर के नारायण। इनके जो राइटर है वो कौन है, आर के नारायण। ठीक है, सो उनको स्कूल से क्यों निष्कासित कर दिया गया ये भी देखना होगा। ठीक है, सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे, आफ्टर दैट हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज the day before the punishment was given by the headmaster स्वामीनाथन। ठीक है, जो दिन था जिस दिन हेडमास्टर के द्वारा स्वामीनाथन को क्या दिया जाना था, पनिशमेंट दिया जाना था, किसी तरीके की सजा दी जानी थी, उसके एक दिन पहले क्या हुआ था। ठीक है, क्या ऐसा कारण हो गया था जिसकी वजह से स्वामीनाथन को जो हेडमास्टर है वो क्या कर रहे थे, पनिश करने वाले थे। तो देख लेते हैं आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में प्रेजेंट नहीं हुआ था। प्रेजेंट होना मतलब उपस्थित होना। ठीक है, स्कूल इट मीन्स विद्यालय, नॉट प्रेजेंट। देन सेकेंड, ब्रोक इट मीन्स तोड़ना। ब्रोक इट मीन्स तोड़ना। पेंस मतलब वो वेंटिलेशन, वो जो हेडमास्टर का जो क्लासरूम था या जो रूम था उसकी खिड़की की कांच ने क्या की थी, तोड़ दी थी, ऑफ द वेंटिलेशन। थर्ड ऑप्शन है लेफ्ट द स्कूल आफ्टर लंच आवर। लंच आवर जो होता है, जो लंच का टाइम होता है, उस ड्यूरेशन में क्या किया था, स्वामीनाथन स्कूल से भाग गया था। फोर्थ ऑप्शन है हैड अ फाइट विद फ्रेंड्स। क्या किया था उसने, लड़ाई की थी, किससे, अपने दोस्तों से। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा बी। फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा बी, ब्रोक द पेंस ऑफ द वेंटिलेशन। ठीक है, क्या किया था उसने, उनके जो हेडमास्टर है उनके कमरे की खिड़की के कांच को जो है वो तोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वामीनाथन वॉज डीफ। डीफ मतलब बहरा, जिसको सुनाई देना बंद हो जाता है। टू अ क्वेश्चन दैट द हेडमास्टर वॉज पुटिंग टू हिम, व्हाट मीन्स दैट। ठीक है, स्वामीनाथन बहरा सा बन गया था। कब? जब हेडमास्टर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे कि कल तुम कहाँ थे, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो स्वामीनाथन जो है वो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो ऐसा क्यों? ऑप्शन है हमारा स्वामीनाथन वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा था। अटेंशन इट मीन्स होगा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा बी है स्वामीनाथन डिड नॉट हैव एन आंसर, क्योंकि उसके पास कोई आंसर ही नहीं था। मैं क्या उत्तर दूं, क्या जवाब दूं, सर के इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं। ठीक है, उत्तर, चलो, स्वामीनाथन कुड नॉट हियर प्रॉपरली, क्योंकि उसे सुनने में क्या है, समस्या है, किसी की बात सुनने में उसे समस्या है। फोर्थ है द हेडमास्टर्स क्वेश्चन वाज नॉट क्लियर टू स्वामीनाथन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ये है कि हेडमास्टर जो प्रश्न पूछ रहे थे वो स्वामीनाथन को सुनाई ही नहीं दे रहा था। कभी कभी होता है ना, बहुत पीछे बैठो तो टीचर की आवाज सुनाई नहीं देती। तो इसका भी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामीनाथन डिड नॉट हैव एन आंसर। क्या आंसर करते, उसके पास कोई आंसर ही नहीं था। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आई डोंट केयर फॉर यू डर्टी स्कूल। ये किसका स्टेटमेंट था, स्वामीनाथन का, कि मुझे तुम्हारे गंदे स्कूल में आना भी नहीं है। स्वामीनाथन मटर्ड मतलब बुदबुदाना। मटर्ड इट मीन्स क्या होता है, फुसफुसाना, बुदबुदाना, बुदबुदाना। ठीक है,
दिस वर्ड बिकॉज वो ऐसा फुसफुसाते हुए चला गया कि मुझे तुम्हारे गंदे स्कूल में पढ़ना भी नहीं है। क्यों? ऑप्शन देख लेते हैं। द स्कूल वॉज अनटाइडी, बहुत ज्यादा क्या था, गंदा था। ठीक है। ही लव टू स्टे एट होम, क्योंकि उसे घर में रहना बहुत अच्छा लगता था। थर्ड ऑप्शन है ही वॉज ह्यूमिलिएटेड बाय द हेडमास्टर। ठीक है, क्योंकि उसे क्या किया गया था, बहुत ज्यादा अपमानित किया गया था। ह्यूमिलिएशन मतलब होता है अपमान, बहुत ज्यादा अपमानित किया गया था पेरेंट्स हेडमास्टर के द्वारा। ठीक है। ही फोर्थ ऑप्शन है ही हैड फाउंड द बेटर स्कूल फॉर हिमसेल्फ। फाउंड मतलब पाना, बेटर मतलब और भी अच्छा। सो बेटर स्कूल फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि उसे अपने लिए बहुत अच्छा स्कूल मिल गया था, उससे भी अच्छा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर थर्ड हो जाएगा। क्योंकि क्या किया गया था, ही वॉज ह्यूमिलिएटेड बाय द हेडमास्टर। उसे हेडमास्टर के द्वारा इतना मतलब इतना पनिश किया गया, डांट पड़ी कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि उसने बोला आई डोंट केयर अबाउट योर स्कूल, मैं कभी नहीं आऊंगा आपके स्कूल में, जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो निकल जाता है। ठीक है। सो अब देख लेते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। सो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। What was the mood of headmaster when he entered the class? ठीक है, हेडमास्टर का मूड कैसा था जब वो क्लास में एंटर किए, उनका चेहरे पे कैसे भाव थे। कक्षा में प्रवेश के समय प्रधान पाठक का मिजाज कैसा था। मिजाज उर्दू वर्ड हो जाता है, हिंदी अगर देखेंगे तो हम, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा उनका कैसा था, उनका स्वभाव, स्वभाव नहीं बोलेंगे, उनका, हाँ मिजाज ही लिख दो, हिंदी इसका समझ नहीं, अभी याद नहीं आ रहा। ओके, द हेडमास्टर वॉज इन ऑटजी सॉरी ऑट्रेजीस ऑट्रीजियस, क्या था, ऑट्रीजियस मतलब ये बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मूड व्हेन ही वाज एंटरिंग द क्लास। ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में थे जब उन्होंने क्या किया, क्लास में एंटर किया। ही हैड स्लाइटली फ्लर्स्ड मूड फेस इन उमीनियस लुक इन हिज आईज। उमीनियस मतलब आंखों में खून उतर आना, इतना गुस्सा कि गुस्से में आंखें लाल पड़ जाती है ना, वो वाला। ठीक है, तो इतना गुस्सा थे वो कि मतलब उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। ठीक है, जब प्रधान पाठक जी ने कक्षा में प्रवेश किया तब उनके मिजाज में बहुत ही गुस्से से लाल चेहरा और आंखों में कुछ अशुभ दिख रहा था। मतलब उनकी आंखें और चेहरे इतनी लाल थी गुस्से से, और वो मतलब पनिशमेंट देने के लिए वो जो है क्लास में पहुंचे थे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द क्वेश्चन पुट बाय द हेडमास्टर। ठीक है, स्वामीनाथन ने हेडमास्टर के प्रश्न का मतलब किस तरीके से उसका उत्तर दिया। ठीक है, चलो, प्रधान पाठक जी के प्रश्न करने पर स्वामीनाथन की कैसी प्रतिक्रिया थी, कैसा उत्तर दिया उसने, क्या जवाब दिया, क्या रिएक्शन था। ठीक है, सो आंसर देख लेते हैं। स्वामीनाथन वॉज डीप टू क्वेश्चन, डीप होना मतलब बहरा हो गया था वो क्वेश्चन सुन के। पुट बाय द हेडमास्टर, जैसे ही हेडमास्टर ने उससे ये प्रश्न किया वो एकदम चुप, जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। ठीक है, प्रधान पाठक जी के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न को स्वामीनाथन सुनने में क्या थे, असमर्थ थे। ठीक है, स्वामीनाथन जो था वो सुनने में असमर्थ था, मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो उसके आगे जो बच्चा बैठा हुआ है उसके कान को देख रहा था, पिंक 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 रेडिश जो कान थे उसको देख रहा था, वो ध्यान ही नहीं दे रहा था हेडमास्टर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा। वाई वॉज द पियोन कॉल। पियोन मतलब जो चपरासी है उनको क्यों बुलाया गया। कॉल्ड इट मीन्स पुकारना, बुलाना। वॉट डिड ही टेल अबाउट स्वामीनाथन, और उसने स्वामीनाथन के बारे में ऐसा क्या बताया। सो आंसर देख लेते हैं, पहले हिंदी मीनिंग देख लेते हैं बेटा। चपरासी को क्यों बुलाया गया था, उसने स्वामीनाथन के बारे में क्या कहा। ठीक है, तो आंसर इसका देख लेते हैं। द प्यून वॉज कॉल्ड टू आइडेंटिफाई स्वामीनाथन। ठीक है, चपरासी को किस लिए बुलाया गया था, पहचान कराने के लिए कि किसने खिड़की की कांच जो है वो तोड़ी है। ठीक है, पहचान के लिए बुलाया गया था। ही सेड दैट ही सॉ हिम ब्रेकिंग द पेंस ऑफ द वेंटिलेशन ऑफ अ हेडमास्टर्स रूम। ठीक है, और जो पियोन थे उन्होंने कंफर्म कर दिया कि स्वामीनाथन ने क्या किया है, वेंटिलेशन को तोड़ा है। ठीक है, सो चपरासी को
स्वामीनाथन की पहचान करने के लिए बुलाया गया था। चपरासी ने कहा कि स्वामीनाथन को प्रधान पाठक साहब के कमरे की खिड़की के कांच तोड़ते हुए देखा था। ठीक है, चपरासी ने स्वामीनाथन की पहचान कर ली। ठीक है, हमारे ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया यूनिट 4 का। यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर है हमारा अबाउट मी पोम है ये एक, जिसमें एक बच्चा रहता है जो किसी भी एकेडमिक्स में जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो ये बोलता है कि मेरे पास एक गुड हार्ट है और मैं लोगों के लिए बहुत दया भावना रखता हूँ, लोगों की मेरा नेचर बहुत हेल्पिंग है, फिर भी लोग मुझे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं किसी एकेडमिक्स में, किसी गेम में, किसी स्पोर्ट में, पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। तो वो अपनी मन की बात कहता है। सो देख लेते हैं चैप्टर नेम हमारा अबाउट मी। अबाउट मतलब होता है बारे में, मतलब मेरे बारे में। मी मतलब मेरे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे बारे में, मेरे बारे में। ठीक है, सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपको चूज एमसीक्यूज मिल गए हैं, सही विकल्प के आंसर आपको छांटने हैं। ठीक है, सो आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, इन पोम अबाउट मी आई हैव डैश नेम। ठीक है, ये जो पोएम है, ये जो कुछ लोग जो इसे पोएम कहते हैं, कुछ पोम कहते हैं। सो ठीक है, तो ये जो अबाउट मी चैप्टर है इसमें आई हैव नेम, तो वो जो राइटर रहता है उसके कितने नाम रहते हैं? 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट 1, सेकंड 2, थर्ड है हमारा 3 और फोर्थ है 4। सो इसका आंसर हो जाएगा 2। कितने राइटर के कितने नेम रहते हैं? 2 नेम रहते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। द स्पीकर इन द पोम अबाउट मी इज, जो वक्ता है, स्पीकर मतलब यहाँ पे हो जाएगा वक्ता। वक्ता जो है किसका? अबाउट मी चैप्टर का। इन द पोम अबाउट मी इज, वो कैसा है नेचर वाइज? तो फर्स्ट ऑप्शन है एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय। एवरेज है मतलब हर चीज में एवरेज रहता है। सेकेंड है अ टॉपर इन अ क्लास। ठीक है, हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है। थर्ड है अ गुड स्पोर्ट्समैन, खेलकूद में बहुत बढ़िया है। फोर्थ है अ गुड सिंगर, गायक है बहुत अच्छा। सिंगर इट मीन्स क्या हो जाता है? गायक। तो वो क्या है बेटा? एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, स्पीकर्स कंप्लेंट इज दैट ही इज डैश इन पोम अबाउट मी। ठीक है, स्पीकर जो है वो कंप्लेन कर रहा है, मतलब वो शिकायत कर रहा है अबाउट मी चैप्टर में। किस बारे में वो शिकायत कर रहा है? किस बारे में वो शिकायत कर रहा है? देख लेते हैं ना। पहले फर्स्ट है सपोज्ड, ठीक है, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जाता। सेकंड इग्नोर्ड, ध्यान मतलब उसे इग्नोर किया जाता है, उसे किसी भी चीज में शामिल नहीं किया जाता। थर्ड लाफ, लाफ मतलब हंसना, उस पर क्या किया जाता है? उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक बनता है। ठीक है, फोर्थ है सपोर्टेड, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इग्नोर्ड। क्या किया जाता है? उसको इग्नोर किया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, सो फोर्थ है इन द पोम अबाउट मी द पोएट वांट टू बी ट्रीट एट लास्ट लाइक एन और एन। ठीक है, सो ये जो पोएम है अबाउट मी, इसमें पोएट जो है, जो वक्ता है, वो बोलते कम से कम मुझे किसी मतलब किसके तरह समझो, किसी इंसान की तरह तो मुझे ट्रीट करो। सो फर्स्ट ऑप्शन है एनिमल। एनिमल मतलब जानवर होता है, जानवर की तरह ट्रीट करने तो नहीं कह सकता। फिर सेकंड है बर्ड, चिड़िया की तरह भी नहीं कह सकता बेटा। एंजल, परी की तरह, नो। सो एज अ पर्सन मतलब एक ह्यूमन की तरह तो मुझे ट्रीट करो, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, सो हम अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं बेटा। देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज द स्पीकर्स कंप्लेंट। इसकी जो वक्ता है उसकी क्या शिकायत क्या रहती थी? वक्ता की शिकायत क्या है? ठीक है, तो आंसर हम देख लेते हैं। द स्पीकर्स कंप्लेंट इज दैट ही इज इग्नोर्ड एंड डिसरिस्पेक्टेड बाय एवरी वन। ठीक है, स्पीकर वक्ता जो है उसकी ये शिकायत रहती थी कि उसे क्या किया जाता है? अनदेखा किया जाता है। इग्नोर करना मतलब अनदेखा कर दिया जाता है, असम्मानित किया मतलब उसको सम्मान नहीं मिलता है हर किसी के द्वारा।
प्रत्येक जो वहाँ उसकी क्लास में या आसपास के जो लोग होंगे, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उसे असम्मान का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ही डजंट विन एनी प्राइज, क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरीके का उसने पुरस्कार नहीं जीता है। ही हैजंट एनी टैलेंट और एबिलिटी, क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं, कोई गुण और कोई क्षमता नहीं है, जिसकी वजह से उसे कोई भी सम्मान नहीं मिलता, ठीक है। तो देख लेते हैं, वक्ता की शिकायत है कि वह सबके द्वारा अनदेखा और असम्मानित किया गया, क्योंकि उसने कोई पुरस्कार नहीं जीता है, उसके पास कोई योग्यता और प्रतिभा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं बेटा। Why the people called the speakers by two name? What are they? Give reason, ठीक है। Why the people called the speaker by two name? What are they? ठीक है, गिव रीजन। लोग वक्ता को 2 नाम से पुकारते थे, वे 2 नाम कौन कौन से थे, ठीक है, वो हमको क्या करना है, बताना है। तो देख लेते हैं आंसर में, पीपल कॉल्ड द स्पीकर बाय 2 नेम। लोग जो है, पीपल जो है वो वक्ता को 2 नाम से पुकारते थे, कौन कौन सा? दे आर हे यू एंड व्हाट्स योर नेम, बिकॉज ही वॉज इग्नोर्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। क्यों ऐसा पुकारा जाता था? क्योंकि उसको उसके सारे दोस्तों के द्वारा अनदेखा कर दिया जाता था, ठीक है। देख लेते हैं, लोग वक्ता को 2 नामों से पुकारते थे, वे नाम थे अरे तुम और तुम्हारा नाम क्या है। मतलब किसी को उसका नाम भी नहीं पता था, उसके ना क्लासमेट्स को ना फ्रेंड्स को, कि उसका जनरली फ्रेंड्स बनना भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो मतलब अकेला सा रहता था, किसी को उसके बारे में पता भी नहीं था, तो कोई उसे नाम से नहीं पुकारता था, तो बोलता था इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो बस वो उस चीज़ को अपने अंदर का जो पीड़ा है, दुख है, उसको प्रकट कर रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, क्या है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैव सम गुड क्वालिटीज इन हिम, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छे गुण जरूर होते हैं। फाइंड आउट द गुड क्वालिटीज इन द स्पीकर, ठीक है। और हमें क्या करना है, वक्ता के अंदर जो अच्छे गुण हैं उसे खोजना है, ठीक है। सो प्रत्येक मानव में कुछ अच्छे गुण होते हैं, वक्ता के अच्छे गुणों को ढूंढो। तो आंसर हम देख लेते हैं, द गुड क्वालिटीज इन द स्पीकर आर, गुड क्वालिटीज इन अ स्पीकर, जो वक्ता है उसकी क्या क्या अच्छे गुण है। द स्पीकर इन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, जो स्पीकर है वो क्या है, एवरेज है, ठीक है, औसत और सामान्य लड़का है। Who cares for everyone, जो सबका ख्याल रखता है, सबका ध्यान रखता है। He shares joy and sorrow and his hearts beat for others, ठीक है। वो क्या करता है, सबके साथ अपनी खुशियां बांटता है, किसी को अगर दुख है तो उसके दुख में शामिल होता है, उसकी धड़कन जो है वो दूसरों की सेवा के लिए क्या है, धड़कती है, ठीक है। सो ये उसके कुछ अच्छे गुण हैं। वक्ता के अच्छे गुण हैं, वक्ता औसत और सामान्य लड़का है, जो प्रत्येक की परवाह करता है, वह सुख दुख का भागीदारी है और उसका दिल दूसरों के लिए ही क्या रहता है, धड़कता है, ठीक है। अगर कोई उससे हेल्प मांगता है तो वो तुरंत हेल्प करने को तैयार हो जाता है, ठीक है। ये उसकी गुड क्वालिटीज है। जरूरी नहीं है कि वो कहीं से कोई प्राइज जीत कर आए तभी माना जाएगा कि वो जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हो सकता है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो भी लाइफ में अच्छा करे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। The speaker tell us about the qualities that other possess but he doesn't possess. Name those qualities, ठीक है। वक्ता ने गुणों के बारे में कहा जो दूसरों के पास है, परंतु उसके पास वो गुण नहीं है। उन गुणों के बारे में बताइए, मतलब ऐसे गुण जो लोगों के पास तो है पर जो हमारे वक्ता है, स्पीकर है, उनके पास नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी बॉय है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। द स्पीकर टेल अस अबाउट द क्वालिटीज दैट अदर पोजेस बट डजंट पोजेस आर दोज क्वालिटीज लाइक सम आर गुड इन स्टडीज, ठीक है। वक्ता कहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे गुण, लोगों के पास कुछ ऐसे गुण हैं जो मेरे पास नहीं है। वो गुण कुछ ऐसे हैं, जैसे कि कुछ जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, स्टडीज इट मीन्स पढ़ाई। सम आर इन स्पोर्ट्स, कुछ खेल में बहुत अच्छे हैं। एंड मैनी पेंट प्रिटी पिक्चर्स, और कुछ तो है वो ड्राइंग में बड़े अच्छे हैं, ठीक है। वक्ता ने जिन गुणों के बारे में कहा जो दूसरों के पास है, परंतु वक्ता के पास कोई भी गुण नहीं है, वे गुण हैं जो लोगों में हैं। वो कुछ ऐसे हैं कि कुछ पढ़ने में अच्छे हैं,
कुछ खेलने में और कुछ बहुत ही सुंदर चित्र बनाने इत्यादि में भी बहुत अच्छे हैं। और ये सारे गुण जो है हमारे स्पीकर के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पोएट डिमांड। पोएट की क्या डिमांड थी, कवि की क्या अपेक्षाएं थी। ठीक है, सो आंसर होगा द पोएट डिमांड्स इन ओनली दैट पीपल ट्रीट हिम लाइक अ ह्यूमन बीइंग, गिव हिम अ नेम एंड मेक हिम फील ह्यूमन। ठीक है, सो पोएट की यही डिमांड थी, यही इच्छा थी कि उसे क्या किया जाए, मनुष्य की तरह समझा जाए, उसे उसके नाम से पुकारा जाए और उसे मनुष्य की तरह ही फील कराया जाए, एक ऑब्जेक्ट ना समझा जाए। ठीक है, कवि की अपेक्षाएं हैं कि लोग उसे सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में देखें, उसे एक नाम दे और उसे इंसान की तरह ही समझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है, रिसाइट मतलब दोहराना। रिसाइट मतलब हो जाता है दोहराना। द पोएम एंड फाइंड द राइमिंग वर्ड्स इन पोएम। ठीक है, राइमिंग मतलब हो जाता है जो एक जैसे मिलते जुलते समान तुक वाले शब्द होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ कह रहे हैं रिसाइट द पोएम एंड फाइंड द राइमिंग इन द पोएम। ठीक है, कविता का पाठ करें और तुकबंदी वाले शब्दों को कविता में ढूंढे। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। द राइमिंग वर्ड इन द पोएम आर नेम एंड ब्लेम। नेम एक जैसा दिखने में है, नेम एंड ब्लेम, नथिंग एंड समथिंग, सोल एंड गोल, शेयर एंड केयर, टीजर एंड मेजर एंड हीड एंड नीड। समान तुकबंदी वाले शब्द जो है वो कैसे हैं, नेम एंड ब्लेम, नथिंग एंड समथिंग, सोल एंड गोल, शेयर एंड केयर, टीजर एंड मेजर एंड हीड एंड नीड। कुछ इस तरीके के वर्ड्स है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, which word and phrases are repeated in the poem and why। ठीक है, किन शब्दों एवं छंदों को कविता में दोहराया गया है और क्यों दोहराया गया है, इसके बारे में हमको बताना है। तो आंसर हम देख लेते हैं। आई एंड बट are the most repeated word in the poem because the poet is comparing himself to other। ठीक है, आई मतलब मैं, बट मतलब पर, ये वर्ड बार बार कविता में क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं, क्योंकि जो हमारे वक्ता है वो खुद को क्या कर रहे हैं, दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। मैं और परंतु इन दो शब्दों को दोहराया गया है क्योंकि कवि अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द पोएट डजंट वांट टू बी जज, द पोएट डजंट वांट टू बी जज बाय द प्राइज he never wins or by the number of claps he doesn't earn। ठीक है, पोएट ये कहता है कि मुझे इस नज़रिए से इससे मेरी तुलना मत करो कि मैंने कितने प्राइज, कितने पुरस्कार जीते हैं या मेरे लिए कितनी तालियां बजी है, इन चीज़ों पर इससे मेरा तुलना मत कीजिए। He requested everyone to judge him by using a new measure। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट करता है कि एक नया क्राइटेरिया बनाइए कि मेरा दिल कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, उसके मेजरमेंट पे मुझे क्या करिए, आकिए। What is the new measure he is suggesting, और वो कौन सा मेजर, नया मेजरमेंट है जो उसने कहा, सजेस्ट किया, सुझाव दिया। ठीक है, अनुरोध कर रहा है। कवि को अपने आप को आकलन करने के लिए ढेर सारे उपहार कभी नहीं मिले या ढेर सारी तालियां नहीं पाया, इससे मेरा आकलन मत कीजिए। उन्होंने अनुरोध किया कि हर कोई उनका आकलन एक नया तरीका अपनाकर करे, और वो तरीका है, उन्होंने किस नए उपाय की सलाह दी। तो हम आंसर देख लेते हैं हमारा। द पोएट वॉन्ट हिम टू बी जज बाय हिज रेडी स्ट्रोक टू कंपैशन एंड केयर। ठीक है, तो पोएट जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को कि ये देखो कि मैं लोगों के लिए कितनी जल्दी, मेरी भावना जो है लोगों के लिए कितनी संवेदनशील होती है, मैं लोगों के लिए सेवा भाव के लिए तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, कवि के अनुसार नया उपाय संवेदना और सेवा है और जिसे उन्होंने सुरक्षित रखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द स्पीकर इन दिस पोम। ठीक है, स्पीकर जो है, वक्ता जो है वो इस
कविता में कौन थे, इस कविता के वक्ता कौन है। द स्पीकर इन दिस पोम इज एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय। कौन था, एवरेज और ऑर्डिनरी बॉय। इस कविता का वक्ता एक औसत और सामान्य लड़का था। ठीक है, इस तरीके एक सामान्य बोल सकते हैं, सामान्य स्वभाव का लड़का था, जिसे ज़्यादा को किसी तरीके का कोई स्पोर्ट्स में या स्टडी में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट वो गुड हार्टेड था, मतलब सबके लिए हेल्पिंग नेचर का बच्चा था। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे चैप्टर सेकंड जो है वो हो गया है कंप्लीट। रीडिंग सी है हमारा, डैड इज एंड्यूरिंग स्क्रिप्ट। पिताजी की स्थायी लिपि। ये एक बच्ची और उनके पिता के बीच की कहानी है। उनके पिताजी जो है वो फ्रीलांसर रहते हैं, मतलब मूवीज़ वगैरह के लिए लिखा करते थे। तो वो बच्ची अपने पिताजी के साथ रात लेट नाइट तक बैठ करके उनकी क्या बोलते हैं, उनकी कहानी जो है वो सुना करती थी। वो उनसे डिस्कस करते थे कि इस कहानी को आगे ऐसे लिखे, क्या आगे कहानी ऐसे बढ़ाए। और उनके पिता की मृत्यु के बाद वो बच्ची जो है उस कहानी को कंप्लीट भी करती है। सो देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, इसके कुछ MCQs है, आफ्टर दैट इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेंगे बेटा। ठीक है, सो रीडिंग सी, डैड इज एंड्यूरिंग स्क्रिप्ट, पिताजी की स्थायी लिपि बाय अमरा भवानी देव। ठीक है, बाय अमरा भवानी देव। सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ सही विकल्प के कुछ क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, जिसके सही आंसर हमको क्या करने हैं, टिक करने हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डैडी वॉज बिफोर परस्यूइंग ही फ्रीलांसेस राइटिंग। ठीक है, डैडी जो है वो अच्छे जगह पे जॉब करते थे, उस जॉब को उन्होंने क्विट कर दिया। फ्रीलांसिंग मतलब पूर्ण तरीके से लेखक बनने का उन्होंने फैसला लिया। तो उससे पहले वो कहाँ काम करते थे? एन एक्टर, क्या वो एक एक्टर थे? अब मिमिक्री आर्टिस्ट, मतलब मिमिक्री मतलब हो जाता है जो दूसरों की नकल उतारते, किसी और एक्टर की या किसी और की नकल उतारना मिमिक्री। ठीक है, एन एडिटर, संपादक थे। एंड अ न्यूज रीडर इन AIR। AIR इट मीन्स होता है ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है। सो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा अ न्यूज रीडर इन AIR, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द राइटर वॉज एबल टू कंप्लीट द हाफ डन स्क्रिप्ट ऑफ हर फादर बिकॉज, राइटर जो है, जो हमारी लेखिका है, वो उनके पिताजी के द्वारा जो लिखा गया स्क्रिप्ट था उसको कंप्लीट कर पाई। क्यों कंप्लीट कर पाई? ऑप्शन है, हर फादर हैड डिस्कस्ड इन प्रेजेंटेशन ऑफ द स्क्रिप्ट विद हर, क्योंकि उनके पिताजी ने उनसे क्या की थी, डिस्कस किया था, चर्चा किया था कि इस कहानी को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सेकंड है, शी हैड अ कॉपी ऑफ रफ स्केच ऑफ द स्क्रिप्ट, कि उस बच्ची के पास क्या थे, उस कहानी का रफ, मतलब एक रफ पेपर में हम पहले लिखते हैं फिर फेयर करते हैं ना, तो ऐसा कुछ स्केच था। थर्ड है, शी हैड बीन अ गुड राइटर एट द टाइम, क्योंकि वो उस टाइम तक बहुत अच्छी राइटर बन चुकी थी और वो उस कहानी को कंप्लीट कर सकती थी। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट ही होगा कि उनके पिताजी ने उनके साथ क्या किया था, डिस्कस किया था उस स्टोरी के आगे की बात। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ मापिल्लाई इन तमिल। ठीक है, मापिल्लाई इट में वर्ड जो है उसका तमिल में मतलब क्या होता है? फर्स्ट है ब्राइड ग्रूम, मतलब दूल्हा। सेकंड है मदर सन, मतलब माँ का बोलते हैं ना मदर्स बॉय, माँ का एकदम बेटा, माँ का मगरमच्छ, वही वाला है। थर्ड है हमारा एक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्राइड ग्रूम, दूल्हा। ठीक है, जिसको जो हमारे राइटर है उनके पिताजी को उनके दोस्त जो है वो इसी नाम से चिढ़ाया करते थे या बुलाया करते थे। ठीक है, सेकंड है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों पे उत्तर दीजिए। प्रश्न क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, What was the name of the narrator's father? ठीक है, जो हमारी लेखिका है उनके पिताजी का नाम क्या था? What work job did he do earlier and what did he do later? ठीक है, कौन सा काम वो पहले करते थे और कौन सा काम वो बाद में करना उन्होंने शुरू किया। तो देख लेते हैं, वर्णनकर्ता के पिताजी का नाम क्या था, शुरू में वो क्या काम करते थे और बाद में वे क्या काम करते थे। तो आंसर देख लेते हैं। द नेम ऑफ द नरेटर्स फादर वॉज नागरकुले के पद्मनाभन। ठीक है,
देखो ना, जो नरेटर है, जो लेखिका है, उनके पिताजी का नाम था नागरकोइल और के पद्मनाभन, ठीक है। ही वॉज अ न्यूज रीडर इन ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। पहले वो क्या थे, ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज रीडर, मतलब न्यूज जो आता है ना, ऐसे कि आज की ताजा खबर, वो अभी वाला नहीं, पुराने समय की बात हो रही है, तो वो काफी अच्छे से बोला करते थे, ठीक है। Earlier and later he became a freelancer writer and wrote script for films, ठीक है। So पहले और बाद में वो क्या करने लग गए, मतलब पूरे तरीके से उन्होंने लेखन कार्य जो है वो शुरू कर दिया था, और वो फिल्मों के लिए कहानी जो है वो लिखा करते थे, ठीक है। सो वर्णनकर्ता के पिता का नाम नागरकोइल के पद्मनाभन था। वे पहले आकाशवाणी में समाचार वाचक थे और बाद में स्वतंत्रता नहीं बोलेंगे यहाँ पे, फ्रीलांसर इट मीन्स हो जाता है जो खुद मतलब खुद अपना काम कर रहे हैं और खुद ही अर्निंग ले रहे हैं, ठीक है। वो किसी के अंडर में काम नहीं करते। लेखक व फिल्मों में पटकथा लेखन का कार्य जो है वो किया करते थे, ठीक है, लेकिन ये काम उनका बहुत अच्छा नहीं चलता था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नरेटर्स फैमिली, ठीक है। जो लेखिका थे उनके घर का जो आर्थिक स्थिति वो कैसी थी, ठीक है। सो आंसर देख लेते हैं। द नरेटर्स फैमिली वाज अ मिडिल क्लास फैमिली। कैसी थी, नरेटर की जो फैमिली थी वो मध्यम वर्गीय फैमिली थी। देयर इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट सो गुड, और उनके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सो द नरेटर्स पेरेंट्स हैड रेंटेड आउट हाफ द हाउस, ठीक है। और इसीलिए जो लेखिका है उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने घर का आधा हिस्सा किराए पर दे रखा था, ठीक है। सो वर्णनकर्ता का परिवार सामान्य और मध्यम वर्गीय था। उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वर्णनकर्ता के माता पिता ने घर का आधा हिस्सा किराए पर क्या किया था, दिया हुआ था, ताकि उससे कुछ उनको आर्थिक मदद मिल सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। डैडी वॉज अ वेरी केयरिंग फादर। लेखिका कहती हैं कि उनके पिता जो थे वो बहुत ही केयरिंग थे, ठीक है, ध्यान रखने वाले व्यक्ति थे। फाइंड आउट द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। जो पूरी जो चैप्टर है उसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो इस चीज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। पिताजी एक अच्छे देखभाल करने वाले पिता थे। पाठ में दिए गए वाक्यों में से इस वाक्य का समर्थन करने वाले उत्तर को क्या करना है, हमें ढूंढना है। तो हम देख लेते हैं आंसर क्या है हमारा। डैडी वॉज अ वेरी केयरिंग फादर। पिताजी जो थे वो क्या थे, पिताजी एक अच्छे देखभाल करने वाले पिता थे। क्यों थे, वी कैन से बाय दिस लाइन दैट व्हेन डैडी आस्क नरेटर दैट आरंट यू स्लीपी। सो ये बात कैसे पता चलती है, ये इस लाइन से पता चलती है कि जब वो रात रात भर अपने पिताजी के साथ बैठे रहती थी तो उनके पिताजी उससे पूछे थे, तुम्हें नींद नहीं आ रही, ठीक है। सो नो आई हैड मम्मल्ड ऑल थ्रो, ठीक है, और मैं कहती थी नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। ऑल थ्रो आई हैड ऑफ्टन डोज ऑफ, डोज मतलब नींद, और मैं वही चेयर पे बैठे बैठे क्या हो जाती थी, सो जाती थी। डोज ऑफ इन द चेयर एंड ही हैड कैरी मी टू बेड नेक्स्ट टू मम, ठीक है, और वो मुझे क्या करते थे, उठा के ले जाते थे नींद में और मेरी माँ के पास मुझे सुला देते थे, ठीक है। सो पिताजी एक अच्छे देखभाल करने वाले पिता थे। उन्होंने कहा तुम सोई नहीं, वो उनसे पूछते हैं जब वो रात रात भर जागकर उनके साथ बैठे रहती थी तो तुम्हें नींद नहीं आ रही, तो वो कहती थी, लेखिका जो है वो कहती थी कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाती थी, वही चेयर पे बैठे बैठे सो जाती थी, और उनके पिताजी जो है वो क्या करते थे, उसे उठा करके अपनी उनकी माँ के पास जो है वो सुला देते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, I know something for sure about Dad. Dad, his writing never stopped. Why did the daughter say this? ठीक है, जो राइटर है वो कहती है कि मैं अपने पिताजी के बारे में ये तो निश्चित रूप से जानती हूँ कि उनका लिखना कभी नहीं रुका। क्यों, क्योंकि पहले वो राइटर थे, फिर उनकी दोनों बच्चियां जो है वो राइटर बनती है, और फिर जो लेखिका है उनकी बेटी भी राइटर ही बनना चाहती थी, तो उनका लेखन कभी जो है वो नहीं रुका। मैं जानती हूँ पिताजी के बारे में कुछ निश्चित है, उनका लिखना कभी नहीं रुकेगा।
लेखिका ऐसा क्यों क्यों कहती है कि ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी जो डॉटर है, जो नरेटर है, जो लेखिका है, उनकी बेटी भी क्या बनना चाहती है, राइटर ही बनना चाहती है। तो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही परंपरा बन जाती है। ठीक है, द नरेटर्स डैडी पास्ड अवे। ठीक है, लेखिका के पिताजी क्या हो चुके हैं, गुजर चुके हैं 2 generations ago, but his daddy's devotion of writing still glows like a beacon among his children and grandchildren. ठीक है, वर्णनकर्ता के पिता गुजर गए थे, 2 दशक बीत गए थे, लेकिन पिताजी के लेखन के प्रति समर्पण तब भी प्रकाशित होकर जगमगा रहा था उनके और उनके नाती पोतों में। ठीक है, मतलब तो लेखिका जो है वो खुद भी अपने पिता की तरह एक राइटर बनती है और लेखिका के जो बच्चे हैं वो भी राइटर ही बनते हैं। सो द डॉक्टर सेड दैट आई नो समथिंग फॉर श्योर अबाउट दैट। और इसीलिए वो जो बच्ची है, लेखिका जो है, वो अपने पिता के बारे में कहती है कि मैं अपने पिता के बारे में ये तो निश्चित रूप से जानती हूँ, हिज राइटिंग नेवर स्टॉप, कि उनका लिखना जो है वो कभी नहीं रुका। ठीक है, इसीलिए बेटी ने कहा कि मैं जानती हूँ पिताजी के बारे में, कुछ निश्चित है, उनका लिखना कभी नहीं थमेगा, क्योंकि ये जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज क्या होगी, चलती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। विच फेमस एक्टर डिड विजिट द नरेटर्स फादर इन डैडीज एंड्यूरिंग स्क्रिप्ट एंड व्हाट डिड वन ऑफ देम कॉल्ड डैडी। ठीक है, कौन से ऐसे फेमस मतलब प्रसिद्ध जो है नायक थे, वो किससे मिलने आते थे, उनके पिताजी से उनके घर मिलने आया करते थे और वो उन्हें क्या कहकर पुकारते थे। ठीक है, कौन से प्रसिद्ध फिल्मी नायक लेखक के पिताजी के घर आते थे और उनमें से एक डैडी को क्या कहकर पुकारते थे? तो आंसर है हमारा फेमस एक्टर जेमिनी गणेशन एंड नागेश विजिट द नरेटर्स फादर, वन ऑफ देम कॉल्ड डैडी एंड माँ पिल्लाई, मीनिंग ऑफ ब्राइड ग्रूम इन तमिल। ठीक है, कौन कौन आता था? जेमिनी गणेशन और नागेश, ये दो जो है वो उनके पिताजी से हमेशा मिलने आया करते थे और वो उन्हें क्या बुलाते थे? माँ पिल्लाई बुलाते थे, जिसका मतलब तमिल में क्या होता है? दूल्हा, ब्राइड ग्रूम। ठीक है, प्रसिद्ध फिल्मी नायक जेमिनी गणेशन व नागेश पिता के घर आया करते थे। उनमें से एक पिताजी को माँ पिल्लाई कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ तमिल में दूल्हा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो हो गया है कंप्लीट। इससे रिलेटेबल जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं बेटा इस यूनिट के क्वेश्चन, यूनिट 4 के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए यूनिट 5 के क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊंगी। आफ्टर दैट जो है हमारा ग्रामर पोर्शन, ऐसे एप्लीकेशन, नोट मेकिंग, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, एग्जाम से पहले हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू।